मुझे बस इतना याद है कि मेरे दोनों हाथ पैर पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में जरा सी भी अनुभूति नहीं बची थी और मैं एक स्ट्रेचर पर पड़ा होश और बेहोशी के बीच झूले झूल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही सैकड़ों लोहे के टुकड़े मेरी छाती के आर पार हो गए थे और इनमें से कुछ ने मेरे फेफड़ों और पसलियों को छलनी कर दिया था। लोहे का एक नुकीला टुकड़ा तो मेरे दिल के आर पार निकल गया था और अब मेरी नजरें मुझे ले जा रहे हेलीकॉप्टर के पंखों पर टिकी हुई थी, जो हर बीतते क्षण के साथ धीमे और धुंधले होते जा रहे थे। मेरी बंद पड़ रही आंखों के सामने बार बार मेरी 3 साल की बच्ची का चेहरा आ रहा था, जो बस यही कहे जा रही थी कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मेरे पापा सबसे स्ट्रांग हैं। लेकिन मुझे पता था कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा और मेरा चेकअप करने वाले डॉक्टर का भी कुछ यही मानना था। एनकाउंटर की साइट पर मौजूद मेरे साथी ने तो मुझे मृत मान शोक मनाना भी शुरू कर दिया था। आधी अधूरी टूटी फूटी सी कुछ आवाजें भी मेरे कानों में पड़ रही थीं, आवाजें जो कह रही थीं कि ये मरीन कमांडो मृत्यु के इतना करीब जा चुका है कि अब इसे वापस नहीं लाया जा सकता। आज 16 साल बाद जब इस मरीन कमांडो को भारत की पहली मार्कोस यूनिट INS कर्ण का CEO बनाया जा रहा है, तो इसकी आंखों के सामने उस एनकाउंटर की ये तस्वीरें फ्लैश हो रही हैं। आज 16 साल बाद भी इस कमांडो को अपना वो दर्द बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है। शरीर की नस नस को कपा देने वाले उस बेअंत दर्द की लहरें आज भी इस मरीन कमांडो को नींद से जगा देती हैं। आज विशाखापट्टनम में चल रहे इस समारोह में मौजूद हर व्यक्ति को यह बात पता है कि इस कमांडो के सल्यूट में केवल उपलब्धि का बोध नहीं है, बल्कि इसके अभिवंदन में एक चमत्कारी ऊर्जा भी है। यहाँ बैठे तालियां बजा रहे इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उस एनकाउंटर के 16 साल बाद ये कमांडो इनके सामने खड़ा अपने जीवन के हर क्षण को इस प्रकार जी रहा होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि एक इंसान मृत्यु के इतना पास जाकर वापस लौट आया हो। लेकिन इंडियन नेवी का ये मरीन कमांडो शायद इंसान है ही नहीं, ये तो एक देव है, समुद्र का देव वरुण, जिसने स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर यमराज को हराया और धरती पर वापस आ गया। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर कैप्टन वरुण सिंह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स मार्कोस के लिए अप्लाई कर देते हैं। उनके इस निर्णय से उनके जानने वाले यार दोस्त बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जब उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि पिता बनने के बाद मार्कोस जैसी बेहद खतरनाक यूनिट में जाने की क्या तुक है, तो कैप्टन वरुण कहते हैं कि इस यूनिट में खतरा है, इसीलिए तो तुक है। दुनिया में और कौन सी ऐसी नौकरी होगी जो खतरों से खेलने के पैसे देती हो। अभी अभी पिता बने कैप्टन वरुण पहले तो मार्कोस के अत्यंत कठिन सिलेक्शन प्रोसेस को पास करते हैं और फिर दुनिया की सबसे कठोर ट्रेनिंग्स में से एक मार्कोस के ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर इंडियन नेवी के मरीन कमांडो बन जाते हैं। कारगिल खत्म हुए 5 महीने हो चुके थे और पूरी कश्मीर घाटी में भीषण बर्फबारी हो रही थी। यही वो समय था जब कैप्टन वरुण सिंह पहली बार श्रीनगर में अपने कदम रखते हैं। इस नए नवेले मरीन कमांडो को वुलर झील पर डिप्लॉय किया गया था। झेलम में स्थित एक विशालकाय झील जो श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर थी। पहाड़ों से घिरी वुलर झील देखने में जितनी सुंदर और सौम्य थी, देश की सुरक्षा के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी। ये झील LOC क्रॉस करके आने वाले घुसपैठियों के लिए एक हाईवे बन चुकी थी। वुलर झील आतंकियों को एक अच्छा कवर तो प्रदान करती ही थी, लेकिन श्रीनगर तक का उनका सफर भी 40 किलोमीटर कम कर दिया करती थी। यही कारण था कि 1996 में भारत सरकार ने मार्कोस के एक स्क्वाड को इस झील पर डिप्लॉय कर दिया था। इस स्क्वाड का काम वुलर झील को सिक्योर करना और इसके चारों तरफ 24 घंटे पेट्रोलिंग करना था। कैप्टन वरुण सिंह के मार्कोस स्क्वाड को आर्मी की 15 राष्ट्रीय राइफल्स के अंडर वुलर झील पर डिप्लॉय किया गया था। 15 RR के CEO कर्नल SK झा भी अपने अंडर डिप्लॉयड इन मरीन कमांडोज को एक्सपोजर और अनुभव देने के लिए लेक से दूर दूसरे इलाकों में भी पेट्रोलिंग पर भेज दिया करते थे। वुलर पर तैनात इन मरीन कमांडोज के पास सर्दियों में अत्यंत प्रतिकूल मौसम का सामना करने के अलावा और कुछ करने को नहीं होता था, लेकिन अप्रैल आते ही बर्फ पिघलने लगती थी और LOC से घुसपैठ शुरू हो जाती थी। इसलिए मार्च का महीना खत्म होते ही कैप्टन वरुण और उनके मार्कोस स्क्वाड को हर क्षण अपने पंजों पर तैयार रहना होता था।
2 मई का दिन शुरू हो चुका था। समय आधी रात से 2 घंटे ऊपर हो चला था जब वतलाब में स्थित 15RR के हेडक्वार्टर्स को एक इंटेलिजेंस टिप ऑफ मिलता है कि वुलर के पास पहाड़ों में आतंकियों के कुछ बंकर्स मौजूद होने की संभावना है। इस इनपुट के आते ही कैप्टन वरुण सिंह और उनके 7 मार्को साथियों को इस टिप ऑफ की जांच करने के आदेश दे दिए जाते हैं। ये 8 मरीन कमांडोज आर्मी के 100 फौजियों के साथ मिलकर इन 3 पहाड़ों का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर देते हैं। सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चल रहे ये फौजी एक एक कर हर पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरते हुए पहाड़ों के बीच बनी दरारों और गुफाओं को बहुत ही सावधानी से चेक करने लगते हैं। इन दरारों का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा छिपने के अलावा अपने हथियारों और दूसरी सामग्री के लिए एक स्टोर की तरह भी किया जाता था। पहली रात सर्च पार्टी को इन पहाड़ों में कुछ भी नहीं मिलता और 2 मई की दोपहर होते होते इस पार्टी के सभी फौजी खाना खाने के लिए एक सिक्योर्ड लोकेशन पर इकट्ठा होने लगते हैं कि तभी इनके रेडियो पर एक जोर की हलचल होती है। रेडियो पर सुनाई पड़ रही एक तीखी आवाज संदेश देती है कि बांदीपुरा में वुलर लेक से थोड़ी ही दूरी पर स्थित पुट्टूशाही गांव में एक एनकाउंटर चल रहा है। इस मैसेज के अनुसार गांव के एक 2 मंजिला घर में छिपे अलबद्र के 3 आतंकी दूसरी मंजिल से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। अपने रेडियो पर इस मैसेज को सुनते ही कैप्टन वरुण सिंह अपना खाना छोड़ तुरंत सर्च पार्टी के लीडर के पास जाते हैं और उससे अपने मार्कोस स्क्वाड को एनकाउंटर साइट पर भेजने का आग्रह करने लगते हैं। कुछ मिनट बाद कैप्टन वरुण सिंह और उनके बड़ी लीड मैकेनिकल इंजीनियर विजय सिंह रावत को बाई रोड लोकेशन पर पहुंचने की अनुमति दे दी जाती है और 45 मिनट बाद ये दोनों मरीन कमांडोज एनकाउंटर साइट पर पहुंच चुके होते हैं, जहां ऑपरेशन को हेड कर रहे ऑफिसर से निर्देश लेने के बाद ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। ये 2 मंजिला घर जिसमें 3 आतंकी छिपे हुए थे लगभग 18 फीट ऊंचा था। इसके चारों तरफ एक 6 फीट की दीवार और नीचे एक तहखाना भी बना हुआ था। घर के पिछले हिस्से में गाय भैंसों को बांधने के लिए एक छोटा सा तबेला था और ये घर चारों तरफ से कई सारे 2 मंजिला घरों से घिरा हुआ था। इंडियन आर्मी सबसे पहले एक एक घर में जाकर लोगों को बाहर निकाल सकुशल पास के गाँव में भेजना शुरू कर देती है। आतंकियों वाले घर के सबसे नजदीक दूसरा घर इसकी दाईं तरफ बना हुआ था। कैप्टन वरुण और विजय दौड़ते हुए इस घर में घुसते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हुए इस घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में पोजीशन ले लेते हैं। ये बालकनी उस घर के ऊपर एक अच्छा वेंटेज पॉइंट प्रदान कर रही थी जिसमें ये तीनों आतंकी छिपे हुए थे। अपनी टेक्टिकल बाइनोकुलर से उस घर का निरीक्षण करने के बाद कैप्टन वरुण अपने बड़ी विजय की तरफ एक इशारा करते हैं और उसको कवर फायर देने के लिए अपनी राइफल से सिंगल फायर मोड में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग शुरू होते ही विजय खड़ा होता है और अपनी कमर से 2 ग्रेनेड्स निकालकर उस घर की दोनों मंजिलों पर एक एक करके फेंक देता है। कैप्टन वरुण ने सोचा था कि ग्रेनेड का धमाका दोनों आतंकियों को अपने कवर से बाहर आने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों ग्रेनेड्स फटते हैं, जोर की आवाज भी होती है, लेकिन सफेद धुएं के अलावा उस घर से और कुछ बाहर नहीं निकलता। जब धूल का एक गुबार छटना शुरू होता है तो कैप्टन वरुण सिंह और विजय गद्दे के पीछे से बाहर निकलते हैं और दोबारा बालकनी में जा उस घर के मलबे में आतंकियों को स्पॉट करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे ही धूल पूरी तरह छटती है तो दोनों मार्कोस को मलबे के ढेर में पड़ी एक आतंकी की बॉडी दिखाई पड़ती है, लेकिन बाकी के 2 आतंकियों का कोई निशान दिखाई नहीं देता। कैप्टन वरुण अपनी घड़ी में देखते हैं कि शाम के 5 बज चुके हैं और जल्दी सूरज छिपना शुरू हो जाएगा। यदि आतंकी जिंदा हैं तो वो अंधेरे का फायदा उठा यहाँ से भागने का प्रयास अवश्य करेंगे। कैप्टन वरुण और विजय मलबे के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बरसात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्कोस का मोटो कहता है एक गोली एक दुश्मन। मार्कोस में कमांडोज को सिखाया जाता है कि जो चीज दिखाई नहीं पड़ती उस पर गोली भी नहीं चलाई जाती। कुछ मिनट बाद कैप्टन वरुण सिंह उस घर की दीवार लांग अंदर घुसते हैं और मलबे में पड़े आतंकी की नब्ज चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो अपने रेडियो पर उस आतंकी की मृत्यु कंफर्म करते हैं, बाहर खड़े जवानों में जोश की लहर दौड़ जाती है, लेकिन यही जोश इस ऑपरेशन में फौज की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। यह एनकाउंटर साल 2000 की गर्मियों का सबसे पहला ऑपरेशन था और अपनी पहली जीत के जोश में भावुक हो चुके 14 भारतीय जवान इस घर के अंदर घुसते हैं और मलबे की जांच करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक जवान अपने ग्रुप से अलग हो घर के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है जहां वो छोटा सा तबेला बना हुआ था। जोश और ऊर्जा से ओतप्रोत ये जवान अपनी ट्रेनिंग को भुला तबेले के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तबेले के अंदर से 2 AK-47 राइफल चलने की आवाज आती है और एक के बाद एक कई गोलियां इस जवान को छलनी कर देती हैं। 15RR का ये रंगरूट मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हो जाता है।
तबेले में छिपे दोनों आतंकी रेडी टू फायर पोजीशन में बहुत धीरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही भागने के लिए दाईं तरफ मुड़ते हैं तो उनके सामने कैप्टन वरुण सिंह खड़े होते हैं। कैप्टन वरुण सिंह की पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगती है। उनका वो सपना जिसके लिए उन्होंने इतने साल मेहनत की थी, अब वो सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। अभी कैप्टन वरुण सिंह अपनी राइफल को ऊपर उठाना शुरू ही करते हैं कि उनकी नजर दो 20-21 साल के रंगरूट जवानों पर पड़ती है, जो ये पूरा दृश्य देख सदमे के मारे अपनी ही जगह पर जम चुके थे। कैप्टन वरुण सिंह एक नजर आतंकियों पर डालते हैं और दूसरी इन दोनों जवानों के ऊपर, और फिर अपने एक हाथ से आतंकियों की दिशा में फायरिंग करते हुए इन जवानों की तरफ डाइव मारते हैं और अपने दूसरे हाथ से दोनों जवानों को जमीन पर गिरा देते हैं। इसका फायदा उठा दोनों आतंकी कैप्टन वरुण से दूर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी वो 5 मीटर दूर भी नहीं पहुंच पाते कि उनकी दाईं तरफ जमीन पर लेटे कैप्टन वरुण सिंह अपनी टार 21 राइफल का ट्रिगर दबा देते हैं। कैप्टन वरुण सिंह की राइफल से टोटल 7 गोलियां निकलती हैं और एक भी गोली अपने निशाने से नहीं चूकती। गोलियां लगते ही दोनों आतंकी नीचे गिरने लगते हैं और इसी दौरान एक आतंकी की उंगली से उसकी AK-47 का ट्रिगर दब जाता है। उसकी राइफल से निकली एक गोली सीधा नीचे लेटे कैप्टन वरुण सिंह की तरफ आती है और उनके शरीर से बंधे उसी ग्रेनेड पर आकर लगती है जिसे थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने पाउच में रखा था। लेकिन कैप्टन वरुण और वहां मौजूद दूसरे जवानों की किस्मत अच्छी थी कि 7.62 mm की दैत्यकाय गोली लगने के बाद भी इस ग्रेनेड में विस्फोट नहीं होता। असल में कैप्टन वरुण की बुलेट प्रूफ जैकेट ने इस ग्रेनेड के लीवर को जाम कर दिया था। यही कारण था कि ये डेटोनेट तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से के परखच्चे उड़ चुके थे और ग्रेनेड से निकले लोहे के सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े पूरी फोर्स के साथ कैप्टन वरुण सिंह के शरीर में घुस गए थे। पास वाले घर की बालकनी से पूरा दृश्य लाइव देख रहे विजय को अपने रेडियो पर आर्मी लीडर से आदेश मिलता है, विजय अपने रॉकेट से तबेले को उड़ा दो। बिना एक क्षण का संकोच किए विजय उत्तर देता है, नहीं नहीं मेरे साहब अंदर है, पहले मुझे उनको लेकर आना है। ये सुनते ही गुस्से से भर चुका आर्मी लीडर एक बार फिर से विजय को आदेश देता है, तबेले को रॉकेट से उड़ाओ और जल्दी वहाँ से बाहर निकलो, इट्स एन ऑर्डर। ये जानते हुए भी कि एक ऑपरेशन के दौरान अपने सीनियर के आदेश को ना मानने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, विजय एक बार फिर इस आदेश को मानने से इनकार कर देता है। आखिरकार हार मानते हुए यह आर्मी लीडर विजय से कहता है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी कैप्टन वरुण की बॉडी को बाहर निकालो। विजय फटाफट दीवार लांग उस घर के अंदर घुसता है और अपने एक हाथ से राइफल को नीचे पड़े दोनों आतंकियों की तरफ किए कैप्टन वरुण की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कैप्टन वरुण के पास पहुंचने के बाद विजय नीचे झुकता है और उनके शरीर पर बंधे क्षतिग्रस्त ग्रेनेड को अत्यंत सावधानी के साथ बाहर निकालता है। अपने दोनों हाथों से ग्रेनेड के लीवर को वापस अंदर की तरफ दबाने के बाद विजय अपनी सांसें रोक बहुत धीरे धीरे डेटोनेटर को बाहर निकालता है और इस ग्रेनेड को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद विजय कैप्टन वरुण की नब्ज चेक करता है तो उसे बहुत ही कमजोर सी पल्स महसूस होती है। मेरे साहब जिंदा हैं, जल्दी करो, मेरे साहब जिंदा हैं। ये चिल्लाते हुए विजय अपने रेडियो पर इमरजेंसी इवैक का मैसेज रिले कर देता है। फर्स्ट एड के बाद कैप्टन वरुण सिंह को 12 किलोमीटर दूर वतलाब में 15 RR के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है, जहां उनकी जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है कि अब इस कमांडो को बचाया नहीं जा सकता। कैप्टन वरुण को वतलाब से श्रीनगर ले जाने के लिए शरीफाबाद में आर्मी के एक चीता हेलीकॉप्टर को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि सूरज छिपना शुरू हो चुका था और अंधेरे में यह हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था। इसीलिए इस चीता के दोनों पायलट्स को स्टैंड डाउन करने का आदेश दे दिया जाता है। ये दोनों ही पायलट्स अभी 2 दिन पहले ही एक यूनिट पार्टी में कैप्टन वरुण सिंह से मिले थे और इसीलिए कुछ ना करने के आदेश को नजरअंदाज करते हुए ये पायलट्स अंधेरे में ही फ्लाइट भरने का निर्णय ले लेते हैं। श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल रवि काले कैप्टन वरुण सिंह का निरीक्षण करते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये लेफ्टिनेंट कर्नल समझ जाते हैं कि अब कैप्टन वरुण को बचाया नहीं जा सकता। इसके ऊपर काम करना बेकार है, ये जीवन से बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। ये कहते ही लेफ्टिनेंट कर्नल रवि काले वार्ड से बाहर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ना जाने क्यों दरवाजे पर जाकर रुक जाते हैं। वापस घूमते हैं और उनके सामने लहूलुहान पड़े इस मरीन कमांडो पर एक और नजर डालने के बाद वहां खड़े अपने स्टाफ से कहते हैं, ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दो।
रात के 8:30 बजे कैप्टन वरुण सिंह को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और ऑपरेशन पूरा होने के लगभग 48 घंटे बाद उन्हें होश आ जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रवि काले अभी अभी होश में आए कैप्टन वरुण का हाथ अपने हाथ में ले उनसे पूछते हैं, कैप्टन अब आपको कैसा लग रहा है? भारी दवाइयों के असर से बहुत ज्यादा गफलत में होने के बावजूद भी ये मरीन कमांडो अपने दूसरे हाथ से थम्स अप का इशारा करने लगता है। वहां मौजूद किसी भी आर्मी डॉक्टर ने अपने करियर में ऐसा दृश्य पहले कभी भी नहीं देखा था। आईसीयू में 1 हफ्ता बिताने के बाद कैप्टन वरुण सिंह को आर्मी प्लेन से दिल्ली के आर्मी R&R हॉस्पिटल ले जाने की अनुमति दे दी जाती है। एनकाउंटर के बाद पहली बार कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को भी आर्मी R&R में उनसे मिलने की अनुमति मिल जाती है। कैप्टन वरुण के परिवार से सबसे पहले उनकी बेटी शिवानी हॉस्पिटल के उस कमरे में दाखिल होती है। मरीन कमांडो की ये 3 साल की बेटी किसी तरह एक स्टूल के ऊपर चढ़ती है और बिस्तर पर लेटे अपने पापा के हाथ पर अपना गाल रखते हुए तोतली जबान में कहती है, माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट, माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट। यमराज के सिर पे चढ़ उनको रुलाने वाला इंडियन आर्मी का मरीन कमांडो अपने जीवन में पहली बार फूट फूट कर रोने लगता है। So proud to be an Indian. If I have taken birth here, I need to be proud of being Indian. Everything else about India needs to only compound my pride. This is a country which has survived thousands and thousands of years. रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, बट रिश्ते निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना।